कला किसी न किसी रूप में विचारों को नियंत्रित करके उसको सही दिशा में ले जाने का काम करती है। और बहुजन विमर्श के कला मार्ग, बहुजन समाज के वे असंख्य कलाकार हैं जो सदियों से इस देश की सांस्कृतिक जागृति के लिए काम कर रहे थे, करते रहे हैं और करेंगे। उन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि जब हम नया समाज बनाने का सपना देख रहे हैं, तब उनको आगे आना पड़ेगा। 2 सत्रों के अनुशासित विमर्श के बाद अब एक खुला सत्र होने जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इसमें जो सहभागी हैं वे मंच पर आएं। चित्रा भावरा जी कजरी की गायिका हैं, लब्धप्रतिष्ठ नाम है उनका। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आ जाएं। और संजीव जी मंच पर आ जाएं। संजीव जी का पूरा नाम इतना ही है तो संजीव जी समझ लें कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। अगर कुछ और है तो भी उनको सूचना दी गई होगी, इस हिसाब से वे आ जाएं। नूर फातिमा जी आ जाएं और अंशिका तथा अपर्णा जी वे भी मंच पर आएं और इस सत्र की शुरुआत हो। और मैं देख रहा हूं कि भाषा का जो पूरा विस्तार है, पहले जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की जो उसका प्रभाव है आगे बढ़ा है, तो भाषा में जो एक लोक का पक्ष था वह गायब होता गया है। भाषा में लोक का पक्ष इतना गहरा था कि वो सदियों के अनुभव और उनके अपने मानकों के साथ आता रहा है। जैसे बनारस में प्रचलित था बातचीत में, लंबा टीका मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। इसी तरीके से अर्थशास्त्र जो है, जिसकी समझ किसान, मजदूर, कारीगर को है, क्योंकि जब वे अपना उत्पाद लेकर बाजार में जाते हैं या अपनी मजदूरी मांगते हैं, वो अपनी मजदूरी चाहते हैं, तो उनको जिस तरीके से सबसे कम दिया जाता है उसको लेकर एक कहावत जैसे प्रचलित थी पहले, अब कहीं दिखती नहीं है और किसी कहानी की भाषा में भी इस तरह से नहीं मिलती है, रोजमर्रा की बातचीत में भी नहीं मिलती है कि करे वाला 8 पावे कराओ वाला 12, अब बैठल बैठल बात बनावे ऊ पावे 18। तो इस तरीके का जो स्तरीकरण है अर्थशास्त्र का, हमारी भाषा से गायब हुआ और गायकी से गायब हुआ, हमारे तमाम सारे ऐसे व्यवहारों से गायब हुआ। अभी सवेरे जब स्वराज सत्संग चल रहा था तो उसमें कबीर की एक वाणी गाई सामू भगत ने, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उसको गाया। और वो है कि तेरा मेरा मनवा कैसे हुई एक रे, मैं कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये जो फर्क है किताब से बोलने का, किताब से समझने का और अनुभव से सीखने का और अनुभव से बोलने का, ये बहुत बड़ा फर्क है। यही लड़ाई जब बहुत आगे बढ़ती है और बहुत उसके लिए तमाम जब जद्दोजहद की जाती है, तो इसी फर्क के साथ वो लड़ाई चलती है। अभिजन समाज और बहुजन समाज का यही फर्क है कि बहुजन समाज अपने अनुभवों से सीखता है और उसका अनुभव शास्त्र ही उसका संविधान है, और अभिजन समाज किताबों की बातें जब उस पर लादता है, उसको नियंत्रित करता है और उसकी हर मांग को, उसकी हर जायज आवश्यकता को वह जिस तरीके से सीमित करता है। ये फर्क है। ये कबीर साहब के यहाँ से शुरू होती है बात ये, और आज आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज
की अवधारणा को जानने के लिए, उसकी सांस्कृतिक और उसकी हर तरह की देन को रेखांकित करने के लिए यह बात हो रही है। तो अभी चित्रा जी आ गई हैं। चित्रा जी का नाम था, ये बहुत गलत तरीके से लिखा है, और भावरा कोई है अलग से, तो भावरा जी भी आ जाएं। कजरी गायिका वो आ गई है? नहीं है। तो अंशिका हैं, अपर्णा जी हैं, नूर फातिमा आ गई हो तो वे भी आ जाएं। तो नहीं है। सांस्कृतिक का मतलब लोग आमतौर पर गाने बजाने से लेते हैं, और गाना बजाना मैं समझता हूँ विचारों को लोक में प्रवाहित करने, प्रसारित करने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। तो लेकिन ये चर्चा है खुली हुई, तो मैं चाहूंगा इस चर्चा की शुरुआत हमारी युवा साथी अंशिका करें कि एक नया समाज बनाने के लिए, बहुजन समाज बनाने के लिए किस तरीके से, किस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किसकी जरूरत है। आइए। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज सुबह से सभी को सुनते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। उसके सामने मेरी बात मुझे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही, और क्योंकि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं किया है, तो मैं बस अपनी बात रखूँगी, अपने अनुभव रखूँगी और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी। तो मेरा सवाल था, जब आज मैं कला के ऊपर बोलना है मुझे, तो कला क्या है, सबसे पहला सवाल ये आया। तो मैंने ये समझा कि जब मैंने कला को समझना शुरू किया, उसके पहले से ही कला ने मुझको समझा है। ये हमेशा से ही मेरे साथ थी, चाहे मैं बचपन में रो के अपनी मम्मी को बुलाना चाहूँ खाने के लिए, अलग तरह से रोना जब मैं घूमना चाहती हूँ, वहाँ भी वो कला होगी। कला कहाँ नहीं है, ये भी सवाल मुझे आया। कला, अगर हम लोग चलते हैं तो वो ताल, लय की समझ, संतुलन, क्या वो कला नहीं है? क्या जब हम सांस लेते हैं वो आरोह अवरोह, क्या वो कला नहीं है? क्या जब मम्मी आलू छीलती है इतने सफाई से, इतने तरीके से, क्या वो कला नहीं है? तो कला तो हमारे बीच हमेशा से थी, और क्या है जो इसको चलाता है, इसको आगे बढ़ाता है, इसका संचार करता है? तो जब मैं सुनील जी से बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया कि ये भाव है, भाव प्रधान है कला। तो वो बहुत सारी चीज़ों का सृजन कर सकती है। वो भाव इतना पाक होता है कि निर्जीव चीज़ों में भी वो जान डाल सकता है। जैसे कि कथककार या कोई भी नृत्यकार जब अपने घुंघरुओं को गुथता है, तो एक एक घुंघरू, एक एक गुत्थी, उसमें अपने भाव डालता है। वो साधक अपनी साधना पे, ये राह पे उसको अपना साथी बनाता है। तो कला में ऐसी क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ों से भाव, रिश्ता सब उत्पन्न कर सकता है। और मैंने कुछ लिखा था छोटा सा, मैं वो पढ़ूंगी। जब सैकड़ों मीलों दूर से सूरज की सुनहरी किरणें नाचते लहराते पत्तों से छन मेरे आंगन में आ झिलमिलाएं, तो अगर मेरे मुख से 2 शब्द निकलें तो उसे मात्र शब्द मत समझना। वो सैकड़ों मीलों दूर से आई ऊर्जा है, जो भाव, कला, कविता के रूप में मैंने नहीं, मेरे द्वारा जन्म दी गई हैं।
तो ये सफ़र अभी लंबा है। मैंने समझना शुरू ही किया है कि समाज में कठिनाई क्या है, समस्या क्या है। तो क्योंकि मेरा जीवन हमेशा से कला से जुड़ा रहा है, तो मैं इसको अपने तरह से समझूंगी धीरे धीरे। और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज पहली बार मैंने किसी पंचायत में हिस्सा लिया और अपने बात को भी रख पाया। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी। और आपने कला को जहाँ देखने की कोशिश की, निश्चित रूप से हमको उन जगहों पर फिर से देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे घरों में गया हूँ जहाँ लहसुन काटने के तरीके बताते हैं कि कितना शिद्दत के साथ उन्होंने खाना बनाने का काम एक कला के तौर पर विकसित किया है। और एक समाजशास्त्री एलिनार जिलियट आई थी महाराष्ट्र में, तो उनके बारे में मैंने सुना कि वे मसालों की गंध से महाराष्ट्र में पता लगा लेती थी कि यह किस समाज के, किस समुदाय के लोगों का घर है। इतना गहरे उतरकर देखने का काम बिना कला की दृष्टि के संभव ही नहीं है, क्योंकि तथ्य इकट्ठा करने के लिए तो आप जो भौतिक वेरिएबल्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको पकड़ लेंगे, लेकिन वास्तव में जीवन कैसा चल रहा है और उसके क्या मिजाज हैं यह जानने के लिए तो गहरे उतरना पड़ेगा, और यह काम हमेशा कला करती है। मैं आज चूंकि बहुजन और अभिजन के बीच में एक फरियाने वाली बात चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि एक नज्म हबीब जालिब साहब की मैं पढ़ूं। हबीब जालिब साहब 1928 में होशियारपुर में पैदा हुए पंजाब में, और बहुत ही शिद्दत के साथ हुए मजदूर आंदोलनों और किसानों के बीच में सक्रिय रहे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब वे जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, यहीं रहना चाहते थे, लेकिन उनके सारे रिश्तेदार चले गए और उनके ऊपर दबाव बना तो वे भी चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमेशा मजदूरों और किसानों के लिए लिखा। जेल गए, कभी समझौता नहीं किया। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फराज के टक्कर के शायर थे हबीब जालिब साहब। उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है दस्तूर। दीप जिसका महल्लात में ही जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइक नहीं तख्ताए दार का, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार का। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो जेल गए थे और कहते हैं कि मैं जेल में बीतने वाली रातों से डरता नहीं हूं, और न ही इस बात से डरता हूं कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे। जिंदा की दीवार से मैं भी नहीं डरता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों के मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मसीहा तुमको कोई भी माने, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं है कि लोग तुमको क्या मानते हैं। मैं तुमको नहीं मानता हूं, और तुम दर्दमंदों के, दुखियों के कोई नायक नहीं हो। इस तरीके से अपने पक्ष को रखने वाले व्यक्ति, और अपने पक्ष का मतलब यह है कि जनता के पक्ष को रखने वाले, बहुजन के पक्ष के रखने वाले शायर की याद के साथ इस बात को आगे बढ़ाई जाए। और अभी संजीव जी जब बात कह रहे थे मैं थोड़ा आराम कर रहा था, लेकिन पूरी बात उनकी सुनी मैंने।
इंदौर के तमाम सारे साथियों के साथ जो गांव गिराव में सक्रिय हैं उनके साथ वे आए भी हैं और उनके साथ बरसों से उनका काम चल रहा है। उन्होंने बहुत तरह के अनुभव अपने जो सुनाए, मैं समझता हूं कि वह विचार और कला दोनों के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी आए और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस सत्र में कला के ऊपर कुछ जो कलाकार हमारे साथियों ने किए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा मैं। तो मुख्य रूप से इंदौर और उसके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जो भी वार्ताएं हुई उसमें ये प्रमुखता से मुझे दिखाई दिया कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सृजन कार्य जब करते हैं तो उसमें पूर्णत्व की दिखाई देता है। कला कार्य में भी इसी प्रकार का कुछ अनुभव मिला। और फिर एक जो सत्य सामने दिख रहा है वो ये सत्य ये है कि जो किसान, कारीगर और छोटे छोटे दुकानदार और महिलाएं ये ज्ञानी हैं और ज्ञानी होते हुए भी आज के हमारे ढांचों में उनको कोई मान सम्मान और मूल्य नहीं है, ये भी सामने दिख रहा है। तो ज्ञानी होते हुए भी उसको अज्ञानी मान लेना, ये जो असत फैला हुआ है। सत्य तो ये है कि वो ज्ञानी है और असत ये फैलाया जा रहा है कि वो ज्ञानी नहीं है, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनको उतना मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ढांचे तैयार हुए हैं कि जिसमें मिलना ही असंभव है। तो ये जो असत फैला हुआ है उसको कैसे दूर करें, तो हमें कला के माध्यम से इस सत्य को बाहर निकालना है, सत्य को पुनर्जीवित करना है। और ये सत्य को पुनर्जीवित करने का जो कार्य है ये समय समय पर हमारे संतों ने किया और उसका मार्गदर्शन, उसकी परंपरा हमारे साथ है। तो जब सत्संगी हमें दिखे कि ये सत्संगी ज्ञान की बात करते हैं और सत्य की बात करते हैं। आज मेरे साथ जो यहां सत्संगी आए हैं गांवों से, छोटे छोटे गांवों से, वो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं है। लेकिन आप पाओगे कि इन सत्संगियों के पास तमाम संतों की बातें हैं, रात रात भर ये सत्संग करते रहते हैं, परंपरा है वहां। आज 40 लोग हमारे बीच में है, वो उनके ज्ञान के खजाने को मैं सब लोगों के सामने खोलना चाहता हूं, लेकिन समय कम है। तो कल इन सत्संगियों का कार्यक्रम रखा है गंगा घाट पर। हमारे बीच में इतने अच्छे सत्संगी आए हैं, साजो सामान लेते हुए आए हैं, और ये जो कलाकारी ये करते हैं इनसे बहुत प्रेरणा मिली। और इंदौर में पिछले 3 साल पहले हमने लोक विद्या कला केंद्र की स्थापना की इंदौर के अंदर। और अब ये लोक विद्या कला केंद्र उन गांवों में भी खोलने जा रहे हैं। छोटे छोटे गांवों में लोक विद्या कला केंद्र खुल रहे हैं जो इस सत्य को स्थापित करेंगे कला के माध्यम से। तो कुछ प्रयोग हुए, यानी कुछ नृत्य बिठाए गए, मतलब कला के हर विधाओं में कुछ न कुछ इस दृष्टिकोण को रखते हुए कलाकारी हुआ। तो इंदौर में जितने नृत्यकार थे उन नृत्यकारों से संपर्क किया गया, उनके कुछ आयोजन किए गए। मैं बोल सकता हूं ना थोड़ा सा 2 मिनट? और फिर वो उन्हीं नृत्यों से कुछ बातें सामने आई कि भाई नया सोचे, नया करे। नया ये सोचना है कि लोक विद्या के जो ज्ञानी लोग हैं उनके ज्ञान को बाहर सम्मान का स्थान देने के लिए कैसे नृत्य बनाए जाए। तो नए नए हमने नृत्यों के बोल तैयार किए
और नए नए लोग नृत्य करने लग गए। गांव के अंदर तो सत्संग के साथ महिला पुरुष नृत्य करते ही हैं, लेकिन इन बोलों को बनाकर शहर में भी शहर के कलाकारों को और गांव के कलाकारों को जोड़ते हुए नए नृत्य बनाए गए। उस कलाकारी को उस केंद्र में किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि नृत्य होते हैं, वैसे ही इन सत्संगियों ने नए सत्संग बनाए। आज हमारे बीच में कुछ सत्संगी आए, उन्होंने खुद ने बोल तैयार किए, लिखना पढ़ना नहीं जानते। वो लिख के नहीं रखते कि ये हमारे ये बोल हैं, वो बोलते हैं कि हम तो गाएंगे बस, तो वो गाने लगते हैं, उनको अक्षर ज्ञान नहीं है। मेरे साथ ही आइए, इनमें से तमाम लोग जो है बिल्कुल अक्षर ज्ञान भी नहीं रखते, लेकिन नए उन्होंने सत्संग बनाए, नए बोल बनाए हुए, लोक विद्या के नए बोल बनाए। तो ये सुनने लायक है। और ये नया सोचे नया करे के अंतर्गत जो है ये कलाकार्य सत्संग में भी हुआ है, नृत्य में हुआ, सत्संग में हुआ। उसके बाद में कुछ नाटक जमाए गए, यानी लोक नाट्य भी जमाए गए, एकांगी भी जमाए गए। तो उसकी भी ऐसी थीम बनाई गई नाटकों की कि जिसके ऊपर कुछ ये बात को सामने लाया जा सके। कुछ नाटक बने। फिर हमने एक फिल्मांकन का अनुभव प्राप्त किया कि छोटी छोटी फिल्में जो जिनके अंदर मोबाइल से भी शॉट्स आप ले सकते हैं। हमारे बीच में सप्रे साहब बैठे हैं, पिछले 3 सालों से ये गाँव में मेरे साथ घूम रहे हैं और लोगों के साथ में हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में। तो लोगों के साथ में हमने फिल्में बनाना चालू की। फिल्में इसलिए बना रहे हैं कि लोग अपनी बात को अपने तरीके से, ये लोक विद्या के दर्शन को कैसे समझ रहे हैं और कैसे वो खुद एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे मंचों पर वो बोलते नहीं है, कोई भाषण देते नहीं है, लेकिन हाँ, कला एक ऐसा क्षेत्र है कि कला के माध्यम से वो उन बातों को रख सकते हैं। तो ये मंचों का महत्व केवल वैचारिक स्तर पर जो भाषण सुन सकते हैं, दे सकते हैं। अभी जो आए हैं वो भाषण सुनने में बोर हो जाते होंगे, बड़ा मुश्किल है उनको ऐसे भाषणों को सुनना। लेकिन वही चीज यदि कला के माध्यम से पेश होगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कला में इतनी ताकत है कि वो लोक विद्या के ज्ञानी लोगों की बात को बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े रूप में वो सामने लोगों के दिलों तक पहुंचाने की उनमें इल्म है। तो उस बात को कैसे हम बना सकते हैं नई चीजों को, तो हमने इसीलिए फिल्मांकन किए जिसमें कि महिलाएं सामने आने लगी। महिलाएं अपनी बातों को उन फिल्मों के माध्यम से बोलने लग गई। न हमने कोई डायलॉग दिए थे, न कुछ किए थे। तो ऐसी छोटी छोटी फिल्में हमने बहुत सारी बनाना शुरुआत किया। यानी कला के अलग अलग विधाओं में ये कार्य जो है चलता रहा। कविताओं में तो ये रहा कि कुछ कविताएं एक दर्शन को एक्सप्रेशन देने के लिए अलग अलग अनुभवों के आधार पर की गई। अब इन सब कलाओं के अंदर जो मुख्य पात्र हैं वो एक स्त्री और पुरुष बनाए गए, यानी पारो दरिया। पारो दरिया कलाकारों से संवाद करते हैं। अब जब शहर के कलाकार हमारे सामने आते हैं तो उनसे कोई संवाद होता है इन पारो दरिया का, और ये पारो दरिया गांव के स्त्री और पुरुष है। तो गांव के स्त्री पुरुष ये बोल रहे हैं कि भाई कलाकार, तुम हमारी बात सुनो कि हमारे ज्ञान को क्यों ऐसा मान सम्मान और मूल्य नहीं मिल रहा है जितना दूसरे किसी ज्ञान को, यानी साइंस और विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोगों को मिलता है। तो हमारी बात को कला के माध्यम से हम कैसे एक्सप्रेशन दें, कैसे बताएं। तो वो पारो दरिया कलाकारों से संवाद करते हैं। तो हमने ऐसे कुछ कार्यक्रम डिजाइन किए हैं, यानी संगीत का जब कोई कार्यक्रम होता है तो पारो दरिया संवाद करते हैं कि भाई हमारी बात सुनो, हम ज्ञानी हैं। तो कलाकार पूछता है आप कैसे कह सकते हो कि आप ज्ञानी हो, आप तो मजदूर लग रहे हो, आप तो गरीब दिख रहे हो, आपने तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, न जूते चप्पल ढंग से हैं। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो जो पारो दरिया होते हैं वो धीरे 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 ये समझाते हैं कि हम ज्ञानी कैसे हैं, हमारा ज्ञान का दर्शन क्या है। यानी पारो दरिया उन कलाकारों से संवाद कर रहे हैं। तो कलाकार समझता है कि हाँ अच्छा, ये बात को हमको कहना है कला के माध्यम से, इस बात पर हमें कविताएं लिखना है, इस बात पर हमें ये करना है। तो इस भूमिका के साथ कुछ कलाकार हुए हैं और
आप उन कला जो कार्य हुए हैं उनसे वाकिफ हो सकते हैं इन्हीं लोगों के माध्यम से, या और हम लोगों के पास में कुछ शॉर्ट्स भी हम लाए हैं, तो जिन्हें भी अगर इंटरेस्ट हो तो एक उस पे से ऐसी बहुत सारी कविताएं बनाई। मैं एक थोड़ी सी एक कविता पढ़ के बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। ओ कलाकार सुनते हो, एक फकीर बोल रहा है। ओ कलाकार सुनते हो, कलाकार तुम हो दार्शनिक, मानवीय चेतना को जिंदा रखने वाले, पाखंड को उजागर करने वाले, मूल्यों का सतत नवीनीकरण करते सत्य का निर्माण करने वाले कलाकार, कुछ सुन रहे हो? क्या आज भी लोगों के नजदीक हो तुम? हवा का झोंका पत्तों को उड़ा ले गया, ज्ञान क्षेत्र में आया बवंडर तुम्हें भी उड़ा ले गया। जब विश्वविद्यालय के पक्ष विपक्ष एक ही दिखाई दे रहे, लोक दृष्टि का नजरिया तुम्हें ढूंढ रहा। कलाकार तुम तो दार्शनिक हो, क्या लोगों के नजदीक हो तुम? कलाकार कहां हो तुम? कहीं अहम को बढ़ाने के मार्ग तो नहीं गढ़ रहे? सृजन छोड़ सृजनकर्ता के नाम के पीछे तो नहीं? नहीं, यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता। दर्शक और श्रोता को ज्ञानी मानते, उनकी प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेने वाले, सदैव ही ज्ञान मार्ग पर रहने वाले, ज्ञान को सामाजिक गुण मानने वाले, उत्सर्ग की स्थिति को प्राप्त कर लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले कलाकार तुम कहां हो? तो कलाकार बोलता है, अरे नहीं, ओ फकीर तुम सच कहते हो। इस बवंडर में किंग कर्तव्य विमूढ़ हतप्रत से हो, हम भी गुड़ के गुलाटी खाए, लेकिन अपनी गांठ के ज्ञान को टटोलते, तुम्हारी हाँक पर नींद से जागते हम आ रहे हैं लोगों के पास। अरे सुनो किसानों, कारीगरों, ओ आदिवासियों और छोटे छोटे दुकानदारों और सबके परिवार की ज्ञानी महिलाओं, ओ लोकहित की पारखी, हमारी चित्रकला, नाट्य, अभिनय, गीत, संगीत और लेखन को बेहिचक लोकहित और न्याय की तराजू पर तौलिए। सही है कि ज्ञान क्षेत्र में भूचाल आया है, लेकिन क्या अब की बार भी तुम्हारे ज्ञान संसार को समझने में हम कलाकार चूक कर रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है। हम आपकी ज्ञान पंचायत में जरूर आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। लोगों के साथ जुड़ने का जो व्यवहार का जो आलम है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के अनुभवों और दायरों से होकर गुजरता है। पिछले दिनों लोक विद्या जन आंदोलन और गांव के लोग ने मिलकर एक पहलकदमी शुरू की, और उस पहलकदमी में एक शुरुआत ये हुई कि बिरहा जो यहाँ की प्रसिद्ध लोक विधा है और बहुत लोकप्रिय भी है, उसमें कबीर को गाया जाए। कबीर को मालवा में, जहाँ की अभी संजीव जी जहाँ की बात कर रहे थे, मालवा में अद्भुत गायक गायिकाएं वहाँ हैं जिन्होंने कबीर को हजारों तरह से गाया है, और ऐसे तमाम सारे अनाम गायक भी होंगे, गायिकाएं होंगे जिन्होंने कबीर पर बहुत तरह के प्रयोग किए होंगे, और बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध गायक भी हैं वहाँ। और इसी तरीके से बिरहा में जब हम लोगों ने कहा कि हर जगह की स्थानीयता जो है, उसकी लय की स्थानीयता ही असल में वह गायकी है, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान कलाकार अपनी रचना के साथ अगर वहाँ जाएगा लोगों के बीच में तो पकड़ में आएगा, अन्यथा वो सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो इसी लय और लबो लहजे से हमने काम करने की शुरुआत की। तो बिरहा में कबीर तो हुआ, फिर हमने रैदास के कुछ पदों को कुछ गायकों को दिया, और कबीर और रैदास का समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास के ही लोग हैं, लेकिन रैदास को अपनी लय में वो नहीं ले आ पाए। कई गायकों से मैंने इस पर, गायिकाओं से कहा कि इस पर देखिए आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा लय पकड़ में नहीं आ रही है। मैं मालवा की एक प्रसिद्ध गायिका, जो पहले कबीर गायकी में उसका कोई दिलचस्पी उसकी नहीं थी, लेकिन जब वो शादी उसकी हुई और अपनी ससुराल आई तो देखा कि उसकी सास गा रही हैं और उसकी दिलचस्पी नहीं थी, बस उसने कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उसको, लेकिन धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बनी और बहुत महान
गायिका बनी गीता पराग नाम की महिला। जब उसकी गायकी पर मैंने देखा कि उसने कौन सी ऐसी चीज है जो अपने लय में ढाला। कबीर के बहुत सारे पदों में आने वाले शब्दों को उसने अपने तरीके का एक शब्द बना लिया और वह शब्द धीरे धीरे इतना रूढ़ होता गया कि उसका अर्थ भी वहीं से निकलता है। और रैदास को यहाँ के गायक नहीं बना पा रहे हैं या कहीं के भी नहीं बना पाएंगे, तो ये संकट है कि स्थानीय लयों को जब तक हम पकड़ नहीं पाएंगे, कला का मार्ग बहुत दूर तक बहुत बड़े विचार को नहीं ले जा सकता। संजीव जी से को सुनने का आज मौका दोबारा मिल रहा है, बातचीत भी होगी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक खास अंचल में जो काम हो रहा है और लोक विद्या के हिसाब से काम हो रहा है उस पर उन्होंने रोशनी डाली। अब मैं अपर्णा को बुलाना चाहूँगा। अपर्णा का परिचय ये है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक रंगकर्म किया। बच्चों के रंगकर्म पर उनका एक लंबा अरसा लगा है, लगभग 18 वर्षों तक, और उसके अलावा प्रौढ़ रंगमंच पर भी उनका 2 दशक का समय बीता है। बनारस में आकर अपर्णा ने गांव देहात की पत्रकारिता के लिए समर्पित किया और छत्तीसगढ़ और भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी के बीच कोई बहुत गहरा सेतु नहीं है। 500 किलोमीटर की दूरी है जहां वे रहती थीं पहले और जहां अब हैं। लेकिन उन्होंने पूरे पूर्वांचल में घूम घूम कर लोगों को, उनकी संस्कृतियों को, उनके संकटों को, उनके संघर्षों को जिस तरीके से देखा और पत्रकारिता में ले आई हैं। ये पत्रकारिता भी लोक विद्या का एक बड़ा पहलू है जो आज उससे छूट चुकी है। आज जनता की पत्रकारिता करना इतना जोखिम भरा है कि उसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए जनता की पत्रकारिता से लोग दूर हो गए हैं। अपर्णा ने लगातार इस बात को रखा है सामने। वे दूर दराज के इलाकों में गई, तो मैं चाहता हूं कि रंगकर्म और पत्रकारिता के अपने अनुभवों के साथ लोक विद्या की जो बात है उसके बारे में अपर्णा कहें। धन्यवाद। बहुजन स्वराज पंचायत में आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, ये खुशी की बात है। जब मैं इधर आई थी तो मुझे जाति की जो राजनीति है उसकी एकदम समझ नहीं थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ इस तरीके की राजनीति मैंने कभी देखी नहीं थी कि कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई शूद्र है। इस तरीके की राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन जब यहाँ आई और पहले जब सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये सब खत्म हो चुका है, ये अब नहीं बचा है, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद और जब दूर दराज के गाँव में मुझे जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, और यहाँ लगातार जिस तरीके की खबरें प्रकाशित होती रही हैं, जिससे मैं पढ़ती रही, देखती रही, तो मुझे समझ में आया कि यूपी और बिहार में जो जाति की राजनीति है वो बहुत अंदर तक धसी हुई है। हर एक आदमी इससे त्रस्त है। खासकर बहुजन समाज पर ही निशाना साधा जाता है। जो मनुवादी के पीछे चलने वाले लोग हैं वो बहुजन समाज पर ही प्रहार करते हैं। जबकि देखा जाए तो जो बहुजन समाज है वो पूरे समाज को या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखा जाए तो चाहे वो पर्यावरण सहेजने का काम हो जो आदिवासी करते हैं। आदिवासी अपने इलाके में जो जंगलों से अपने उपयोग के लिए चीज़ें लेते हैं वो उतनी ही लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। वो कभी भी उसको इकट्ठा करके या 4 दिन की चिंता करके वो नहीं लेते हैं। उनको जितनी ज़रूरत होती है वो लेते हैं और कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी तरीके से साफ सफाई का काम हो और जितने कलाएं हैं वो बहुजन समाज की ही देन है। जितने लोकगीत हैं, जितने लोक नृत्य हैं, वो भले जो ऊंची जाति के लोग हैं उसको मनोरंजन के लिए अपनाते हैं, देखते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो बहुजन समाज की परंपरा है या लोक कलाएं हैं वो उनके दर्द को और जीवन की सच्चाई को बयां करते हैं। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला और लगातार देख रही हूँ, सीख रही हूँ। और जब से मैं
विद्या आश्रम आने लगी, लोक विद्या आश्रम में चित्रा जी और सुनील जी से जब संपर्क बढ़ा तब मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हुई कि जो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो लोगों का ज्ञान है वो एकदम थोथा हो जाता है, या वो एक पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन जो मौलिकता होती है या जो जमीनी जो उनका ज्ञान होता है वो जो बहुजन समाज से आए हैं उनको ही होता है, लेकिन वो हमेशा पिछड़े रहते हैं, उनको कभी भी सामने नहीं लाया जाता है। चाहे किसानी की बात कर लें, किसान जो खेती किसानी करता है वो मौसम को देखकर, ज़मीन को देखकर आसानी से पता कर लेता है कि किस तरीके की चीज़ें अभी मौसम कैसा है, कौन सा बीज कब डाला जाएगा, पानी कितनी मात्रा में डालना है या खाद कब डलेगा। इसके लिए उनको किसी कृषि विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका वो ज्ञान पर्याप्त होता है। इसी तरीके से कोई बढ़ई है, कोई मोची का काम करने वाला है, और समाज में इस तरीके से बहुजन समाज जो है वो विविध कलाओं से भरा हुआ है, और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि वो समाज नहीं रहेगा तो आप और हम इस धरती पर रहने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके की साफ सफाई, पर्यावरण संतुलन और बाकी जो चीज़ें हमारे उपयोग की हैं वो हमको मुहैया कराते हैं, वो बहुत ज़रूरी पक्ष है। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा, और रंगकर्म में भी मैं बच्चों के साथ लगातार काम की हूँ। हालांकि बच्चों के साथ जो लोक कहानियाँ होती थी, फोक स्टोरी, उसको लेकर ही इम्प्रोवाइज़ करके मैंने लगातार काम किया है, और अधिकतर इम्प्रोवाइज़ करने और जो लोक कथाएँ होती थी उनको इम्प्रोवाइज़ करने का एक अपना आनंद भी होता था, बच्चे भी आनंद लेते थे। और एक चीज़ और है कि यदि जो भी लोक कलाएँ हैं, जैसे भी राम जी ने बोला कि स्थानीय जो चीज़ें हैं, चाहे बोली हो, भाषा हो, उसको लेकर यदि किया जाए तो सीखने और सिखाने वाले दोनों को बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, रायगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ी मुझे आती है। तो जब बच्चों के साथ मैं ये काम करती थी तो छत्तीसगढ़ी में जब बच्चों को सिखाती थी तो वो बच्चे बड़े आसानी से बोल पाते थे। ये मैंने प्रयोग करके भी देखा कि कोई हिंदी नाटक है या हिंदी कहानी जब उनका इम्प्रोवाइजेशन किया जाता था तो वो डायलॉग भूल जाते थे, वो उसको याद करने में उनको कठिनाई होती थी। लेकिन जैसे ही उनको ये बोला गया कि आप छत्तीसगढ़ी में इस बात को बोलें या इस डायलॉग को छत्तीसगढ़ी में बोल कर देखें, तो वो इतना अच्छा मुहावरे, कहावत लगाकर उस बात को लेते थे और मज़ा करके करते थे कि ये समझ में मुझे आया कि यदि लोकल भाषा में या स्थानीय बोली में यदि उनको काम कराया जाए तो वो आसानी से सीखते हैं। और ये तो बीच में जैसे जशपुर में सादरी जनजाति के लोग बहुत हैं, आदिवासी जो हैं, उनके लिए ये वहाँ के जो आदिवासी बच्चे थे जब उनको स्कूल में पढ़ाया जाता था तो हिंदी में अनार का, आम का या जो भी, तो वो सीखने में बहुत रुचि नहीं लेते थे। लेकिन सरकार की तरफ से जब आदेश आया कि आप सादरी अपनी 5वीं तक अपनी लोकल जो बोली है भाषा उसमें आप पढ़ा सकते हैं, तो बच्चे बहुत एंजॉय करके बहुत आसानी से उसको सीखे। तो बहुजन समाज जो है वो बहुत मजबूत और विविध कलाओं से भरा हुआ समाज है, और इसको जो भी नकारता है या जो इसको नहीं मानता है वो झूठ बोलता है। क्योंकि बहुजन समाज की देन ही है कि हम हर चीज़, सुख सुविधा है, चाहे लोक कला में हो या जीवन में जो चीज़ें अपनाते हैं वो बहुजन समाज की ही देन है, इसको मानना ही पड़ेगा। तो और मैं कहानी पढ़ूंगी। ये कहानी है रामजी यादव की, परजूनिया। राम जी की कहानियाँ जो होती हैं वो जिसमें लोक बसा होता है, जिसके नायक नायिका या जो कैरेक्टर होते हैं, केंद्रीय जो पात्र होते हैं वो अपने बीच के लोक फोक समाज के होते हैं, उनकी बोली, उनकी भाषा। तो हो सकता इसमें कहीं कहीं गाली भी आए तो इसको अन्यथा नहीं लें, क्योंकि जो समाज में जिस तरीके से जीता है वही कहानियों में भी शामिल है। मैं पढ़ूंगी कहानी परजूनिया। परजूनिया का मतलब होता है प्रजा या जनता। झिलमिट की शादी थी, बरच्छा भत्तवान कल एक साथ निपट गया था। आज बारात जानी थी, कल नाउन का जलवा था, आज नाउ की आफत थी। बैठक के एक कोने में शोभा दादा उस्तरा कैंची लेकर बैठे हुए थे। घर और पड़ोस के लोगों समेत कुछ मेहमानों ने भी दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाए। लड़कों ने बंगला छटवाया। दूल्हा और सहबाला अपने बाल शिवपुर के किसी हेयर कटिंग सैलून में कटवा चुके थे, क्योंकि शोभा के पास नई तकनीक नहीं थी। शोभा दादा इसलिए बैठे रहे कि जो भी बारात में जाएगा उसे चिक्कन बनाएंगे। ये पहले था कि जब बारात जाती थी तो नाऊ को बुलवाया जाता था, लोग बारात में जाने वालों की दाढ़ी बनाई जाती थी।
हो सकता है गांव में ये प्रचलन आज भी हो। एक तरह से दाढ़ी बनवाना बारात जाने की अहर्ता थी। जो भी दाढ़ी बनवाता वो बारात में जरूर जाने वाला होता। शायद शोभा दादा अलसा गए थे या उन्हें भूख लगाई थी, जो भी हो, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे ठिया छोड़ना चाहते थे। अभी वे अपने पैरों को हिलाने भी ना पाए थे कि दल्लू आ गए। दल्लू घेड़ा चराते थे। उनकी धोती इस तरह बंधी होती थी कि एक पांचा घुटने के नीचे रहता और दूसरा जांग के ऊपर चढ़ जाता। अक्सर उनके लंगोट का पुछल्ला बीच से लटकता रहता था, जिससे पता चलता था कि उन्होंने अंदर भी कुछ पहना हुआ है। अन्यथा उनकी पसेरी का दोलन देखकर प्राय यह भ्रम टूट जाता है कि लंगोटधारी भी हैं। उनके सामने के 2 दांत गिर चुके थे, बाल बेतरतीब थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी। पैरों में मोटी मोटी बिवाइयाँ फटी हुई थी, गोया पूरी एड़ी कुदाल से कुतरी गई हो। उन पर मैल चढ़ी हुई थी, लेकिन दल्लू जिस तत्परता से चलते थे उसे देखकर लगता था कि वे इसकी कतई परवाह नहीं करते थे। दल्लू गरीब थे और गरीबी को भी अपने तरीके से मात देते थे। मसलन एक बार उनका पैर कुल्हाड़ी से कट गया, दूसरा कोई होता तो घबरा कर मर गया होता, लेकिन दल्लू ने घाव पर इत्मीनान से पेशाब किया और घर आकर खौलता हुआ तेल डालकर सो गए। उन्होंने शोभा के मन की हलचलें दूर से भांप ली थी, इसलिए तुरंत पहुंचे और बोले, अरे का शोभा भैया, उठने के फेर में हो का? शोभा समझ गए कि इनको निपटाए बिना उठना संभव नहीं है, फिर भी उठ गए। तब बोले, हाँ हो, तनी पेशाब कर लूं, भूख भी लग गई है। अब तो कोई बाराती में भी नहीं जाने वाला है। दल्लू तनिक रोश से बोले, अरे के नहीं बारात में जाएगा? शोभा ने कहा, अब तो कोई नहीं लौटता। अरे तोहार भी मर्दवा आँख है कि आलू? अरे घर की बारात में हम ना जाऊंगा तो कौन जाएगा? तू जाओगे? नहीं, तब का खाली तुम ही जाओगे। शोभा ने समझ लिया कि अब बिना हजामत किए जान छूटने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ी नरमी खाते हुए बोले, पता नहीं बाबा, हमें तो नहीं विश्वास की है कि तू जाओगे। दल्लू ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बनाओगे नहीं तो का लड़ू जाएंगे? चले हो पदाने। शोभा ने निष्प्रता और हिकारत के मिले जुले स्वर में कहा, आओ आओ, गांव भर में जिन जनाओं की बारात में जाना चाहते हो। दल्लू जाकर बैठ गए। ठीहे पर बैठते हुए शोभा ने सोचा कि केवल दाढ़ी बनाना ही पर्याप्त होगा, इसलिए दाढ़ी पर पानी लगाने लगे। ये देखकर दल्लू बिगड़ गए। देखो शोभा, लांड मत चटाओ, प्रजा हो तो प्रजा की तरह रहो। ये बार का सरग है, सरग में मिलाओगे तब ना बनाओगे। अंततः शोभा को हार माननी पड़ी। वे दल्लू का बाल काटने का उपक्रम करने लगे। बड़ी मेहनत से बाल छांटे, दाढ़ी बनाई, मूछें तराशी, और जब सब हो गया तो दल्लू ने बंगले खोल दी। खिसियाकर शोभा उस तरह तेज करने लगे, फिर भी चुप ना रह गया। नाक सिकोड़ कर बोले, अरे यार छोड़ो ये कुत्था के। लेकिन दल्लू यह मौका कब छोड़ने वाले थे। जब सब ठीक हो गया तब कई देर तक दल्लू ने शोभा के धूमिल पड़ चुके आईने में अपने को देखा और मुस्कुराए। इतना खिलकर मुस्कुराए कि आगे के दांत पूरे नजर आए। फिर बोले, हाँ अब ठीक है, सब झकाझक। शोभा ने भूनकर उन्हें देखा। अब तो हजामत कर ही चुके थे, इसलिए पहले पेशाब किया और हाथ मुंह धोए। भीड़ तो कोई नहीं थी, इक्का दुक्का लोगों की ही पंगत थी। शोभा भी एक और बैठ गए। उन्हें तो बारात में जाना ही था, वर का पानी ले जाना था, दूल्हे को संभालना था। कुल मिलाकर आज 50-60 की कमाई के आसार थे। यह कमाई तो तब भी होती जब कोई बाराती ना होता। बारात के चक्कर में तो शोभा को 20-25 लोगों की दाढ़ी और बाल बनवाना पड़ा। नाहक मेहनत थी, लेकिन परजुनिया होने का यही तो दुख है। अंजई का बेगार करना, बेमन से दिया गया पद स्वीकार करना। अक्सर लड़के वाला नाव होने पर वे 5.25 रुपए मांगते तो बड़ी मुश्किल से 20 आना मिलता। 10-12 प्रकार के अनुष्ठानों में जहाँ 100-125 की प्राप्ति जायज रहती, वहाँ रोध होकर 20-25 रुपए ही मिल पाते। कभी कोई बम्बई कलकत्ते कमाने वाला लड़की वाला होता तो एक आध धोती कुर्ता भी मिल जाता। कभी बढ़िया होता और कभी इतना खराब कि अवर्णनीय होता। लड़की वाला नाई होने पर भी यही गति थी। नाउन के लिए जो साड़ी मिलती उसे देखकर कभी कभी शोभा और शोभा बो
दोनों जन का खून खौल उठता, लेकिन कहते कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, इसलिए कुछ कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन शोभा वो पीढ़ियों की प्रजा के अधिकार के नाते लड़ पड़ती और कभी कभी अच्छी साड़ी प्राप्त कर लेती। कभी कभी तो कहा सुनी के बाद भी हाथ मलना पड़ता था। जहाँ लोग अपनी स्थितियों से पहले ही परिचित रहते, वहाँ बिना मतलब की मेहनत के से बचे रहना ही बुद्धिमानी और उपलब्धि होती। शोभा अपनी कमाई के बारे में आश्वस्त थे, इसलिए बिना मतलब लोगों को दाढ़ी छीलते रहना और बालों में कैंची मारते रहना बेकार था। इसलिए जब भी कोई उनके सामने आकर बैठता तो उससे 2-3 बार जरूर दरियाफ्त करते कि बारात में जाना है कि नहीं जाना है, घर में ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं पड़ गया जो बारात में जाने से ज़्यादा जरूरी हो, अगर है तो बारात में जाने से नुकसान छोड़ नफ़ा नहीं होने वाला है। कहा भी गया है बर्रे काटे तो बेस है, लेकिन बारात में जाना नहीं। इस चक्कर में शोभा 1-2 झिड़कियाँ भी खा चुके थे। दिन उदासी और कोफ्त भरा हुआ था, दोपहरिया लंबी हो चुकी थी। फिर से अपने ठीहे पर बैठे शोभा इन्हीं बातों को दहा रहे थे। 20-25 मिनट बाद वे ठीहे से उठकर नीम की छांव में बैठे थे, तब देखा कि दल्लू गाय लेकर चरवाहों पर जा रहे थे। शोभा ने ध्यान से देखा, दल्लू ही थे। शोभा की मुट्ठियां भींच गई। वे किचकिचा कर बोले, तुम्हारी बाप की बिटिया के फलांचीन में बारात में जा रहे हैं सरऊ, कहे होते तो झांट भी छील देता बड़ू सार हमारे, तोहरी किस्मत में बस दऊ की बारात लिखी है। इतने पर भी उनका मन न भरा। उन्होंने मंगरू को बुलाया और बोले, देख लो भैया, बारात में जा रहे हैं, घंटे भर से ऊपर मेहनत करवाए हैं। मंगरू ने देखा, वे जानते थे कि दल्लू बारात में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन दरवाजे पर उन्हें हजामत बनवाने से थोड़ी ही रोक सकते थे, फिर कौन जेब से देना था। इसलिए मुस्कुराते हुए बोले, समझो शोभा, नाव के 9 बुद्धि और नाउन के 36 कही जाती है, लेकिन अहीर के दिमाग की कोई था नहीं है। ना चाहते हुए भी शोभा मुस्कुरा पड़े। अब आप लोग कहानी सुने हैं और आप लोगों को जो किताब यहाँ से मिली है आज रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसमें भी ये छोटी सी कहानी है, पढ़िएगा और गुनिएगा। धन्यवाद। शुक्रिया अपर्णा जी। और यह कहानी जिसको मैं बहुत तरजीह नहीं दिया करता था, लेकिन सुनील जी और चित्रा जी ने इसको इस किताब में जगह दी। और आज जब मैं अपर्णा जी पाठ कर रही तो मैं सुन रहा था, मुझे लगता है कि पहले जो मैं लिखता था थोड़ा उसे सीख रहा हूँ कि जनता की भाषा और ठेठ करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे समाज में टेलीफोन माने ये जो मोबाइल फ़ोन और रील का दौर आया है, तो 2 तरह की बातें हुई। एक तो यह है कि इसमें बहुत तरह की ऊटपटांग सूचनाएं और तथ्य रखे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह हुआ कि पूरे देश में तो नहीं होगा, अलग अलग भाषाओं में जरूर होगा, लेकिन भोजपुरी और अवधी में बहुत सारे जो लोकल थे वहाँ के प्रचलित गीतों को बहुत सारी महिलाओं ने और पुरुषों ने उनके टुकड़ों को पकड़ा, उनको गाया। एक बहुत बड़ी परिघटना है यह कि वो जो चीज़ें स्मृतियों से गायब हो रही थी उसको यूट्यूब ने काफ़ी हद तक हमारे उसमें स्मृति में फिर से जीवंत कर दिया। अभी मैं लोकगीत इकट्ठा करने के चक्कर में मैंने 40 जतसार गीत इकट्ठे किए, और जतसार गीत मुझे लगता है कि दुनिया के महानतम और क्रांतिकारी गीतों में है, जिसमें महिलाओं का प्रतिरोध, उनका दुख तो है, उनका प्रतिरोध भी है। वे उस पारिवारिक व्यवस्था की विद्रूपताओं के खिलाफ भी सोचती हैं, यही उनकी क्रांति की शुरुआत बिंदु है, वो है। और मैंने 40 के करीब इकट्ठा किया और मुझे लगता है 100 से ज़्यादा इकट्ठा कर सकूंगा लोगों से गाने का। और धान लगाती हुई महिलाएं जो कजरी गाती थीं, उस तरह के गीतों को रिकॉर्ड करने के लिए मैं कोशिश में हूँ कि अगले मौसम में ऐसा किया जाएगा। बहुत कुछ है जो मने नहीं सामने आ रहा है, उनको जानने की ज़रूरत है और उसमें सीखने की ज़रूरत है। और वही चीज़ें हैं जो हमारी लय को, बहुजन विमर्श को, बहुजन स्वराज पंचायत को, बहुजन की अवधारणा को, लोक विद्या जन आंदोलन को, सबको आगे बढ़ाएंगी। और इस मामले में
मैंने विद्या आश्रम में चित्रा जी को हमेशा ऐसा पाया कि जितना उनसे मैं बात करके पिछली बार समझ पाया था उनको, अगले दिन बातचीत करने के बाद लगता है मैं एक नई चित्रा जी से मिल रहा हूं। और यह पक्ष ऐसा है जो उनके जीवन के लगभग 50 सक्रिय वर्ष जो उन्होंने अपनी युवावस्था से अब तक गुजारे और जनता के बीच गुजारे। आईआईटी दिल्ली से पढ़ने के बावजूद उन्होंने नौकरी में जाना या किसी और की सेवा करना, कारपोरेट की सेवा करना मंजूर नहीं किया, जनता की सेवा करना उन्होंने मंजूर किया। उनके उन अनुभवों को जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हर बार उनसे कुछ नया मैं जान रहा हूं। और यह भी कि उनके तमाम सारे अनुभवों को अंकित करने की जरूरत है, रिकॉर्ड करने की जरूरत है। मैंने शुरुआत भी कर दी है। चित्रा जी इस पूरे आयोजन की धुरी हैं और इसकी अवधारणा और कला को लेकर खास तौर से सुनील जी तो बार बार हर आयोजन में कहते हैं कि चित्रा जी ही कला की पारखी, मैं तो कुछ जानता नहीं। हालांकि सुनील जी भी बहुत अद्भुत बोलते हैं कला के पक्ष पर। मैं चित्रा जी से चाहूंगा कि आज की कार्यक्रम की अध्यक्ष के तौर पर अभी जो तीसरा सत्र है, वे इस आयोजन में ये जो तीसरा सत्र है कला मार्ग का, उस पर अपनी बात रखें और यह सत्र फिर समाप्त हो। चित्रा जी। देखिए, आज की बहुजन स्वराज पंचायत का कला से क्या रिश्ता है, बहुजन समाज का कला से क्या रिश्ता है, ये सवाल हम लोगों के सामने बराबर बना रहा। कला क्या केवल किसी विचार को प्रस्तुत करने का माध्यम है? कला क्या ऐसी कोई विधा है जो मनुष्य में उसके जन्मतः आती है? जिस तरह से विद्या आती है, कला को अगर विद्या माने तो वो किस तरह की विद्या है? इन सवालों पर मंथन शुरू हुआ और सबसे बड़ा सवाल तो ये रहा कि आज जो समाज है हमारे सामने, जिस समाज को हम देखते हैं और जिसकी आज के इस दूसरे सत्र में बहुत बात हुई कि बहुजन समाज में बहुत जातियां हैं, जातियों के आपस में बहुत संघर्ष हैं, ऊंच नीच है, तमाम तरह की नकारात्मक बातें हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है, हम मानते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए यहाँ नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि बहुजन समाज को आज राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। तो इसका रास्ता क्या हो सकता है? और उसका रास्ता, एक रास्ता हम लोग सोचते हैं कि बहुजन स्वराज में हो सकता है। और अगर बहुजन स्वराज में हो सकता है तो बहुजन समाज के पास शक्ति के वो कौन से स्रोत हैं? जो गड़बड़ियां हैं वो तो बहुत गिना दी गई, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती हैं, दिखाई वास्तविक जरूर देती हैं। जिस तरह से राजनीति में चर्चा की, लेकिन आप राजनीति के तहत देख रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि उसमें जातियों का ये हो रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश फंसे हुए हैं। अरे बिहार और उत्तर प्रदेश क्या आधुनिक राजनीतिक दुनिया में कहीं भी हो, वो केवल गैर बराबरी के रिश्तों को बनाए रखने की ही राजनीति है। तो उसमें और अधिक और क्या देखें हम? यहाँ नहीं तो दूसरे देश में वो यही तरीका है, वो वहां रो रहे हैं, वो हम यहाँ रो रहे हैं, रास्ता कुछ नहीं निकलता है। तो बहुजन स्वराज पंचायत ये कहती है कि हम कमजोरियों पर अपनी दुनिया की इमारत नहीं खड़ी करते हैं,
हम समाज की शक्तियों पर अपनी इमारत खड़ी करेंगे। हम बहुजन समाज के पास क्या है जिसके बल पर हमारा स्वराज खड़ा होगा, इसकी बात करते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो आज इस कला के सत्र में मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि समाज निर्माण के, समाज सृजन के अनेक मार्ग कला क्षेत्र में दिखाई देते हैं। उससे भी आगे मैं यह कहना चाहती हूँ कि स्वराज चेतना जिसकी बात करते हैं कि स्वराज कैसा होगा, उसमें मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या होंगी, उसमें आपसी संबंध हमारे क्या होंगे, एक समाज का दूसरे समाज के साथ क्या रिश्ता होगा, किस तरह के नियमों से हम बंधे रहेंगे, किन मूल्यों के तहत अपना जीवन का संगठन करेंगे, ये सारी बातें कला के मार्फत अगर हम सोचें तो कैसी दिखाई देंगी। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि आज जो समाज व्यवस्थाएं हैं उसमें आधुनिक राज्य सत्ता, साइंस, आज किसी ने दोहराया भी, उसका विद्यागत आधार साइंस में है, और पूंजी, इनके गठबंधन ने बहुजन समाज पर सारी जातियां की हैं। इस गठबंधन को ने एक अपना आदर्श बनाया है। आदर्श कहें अब उसको तो वो गलत, लक्ष्य कहें हम, वो लक्ष्य ये है विकास का, कुछ चंद लोगों के इतिहास विकास का, बहुजन समाज को मिटाकर। हम ये खोज रहे हैं कि बहुजन समाज जब स्वराज की बात करेगा तो अपने सामने कौन से लक्ष्य रखेगा, कौन से आदर्श रखेगा। हमें लगता है कि कला के मार्ग से वो लक्ष्य, वो आदर्श हमारे सामने मूर्त रूप लेते हैं। हमारा कहना है कि स्वराज चेतना का एक स्रोत कलाकर्म में होता है, चाहे वो कहानी लिखें, कविता लिखें, नाट्य करे, नृत्य करे, संगीत करे, गल्प करे, संवाद चलाए, कॉमेडी करे, सिनेमा बनाए, नाटक, जो भी है, लेकिन उसमें अलग तरह के जीवन के चित्र होते हैं, जीवन के मूल्य होते हैं। हमको उन्हें गहराई से देखना है। चूंकि हमारे ऊपर आज की व्यवस्था इतनी हावी है कि हम बहुजन समाज के सारे कष्टों को हम उन्हीं चश्मे से देखते हैं जो हमें आधुनिक शिक्षा ने दे दिए हैं, तो हमें वो दिखाई ही नहीं देता। एक बार की बात है, हम एक कॉलेज में गए थे और वहाँ की महिलाएं, छात्राएं, उन्होंने कहा हम गांव में जाते हैं और महिलाओं को बताते हैं कि किस तरह से सफाई से रहना, बच्चों को ठीक से रखना, खाना सफाई से बनाना वगैरह वगैरह सिखाते हैं। तो हम चूंकि लोक विद्या पर बात कर रहे थे, उनसे बात करने गए थे, तो उन्होंने पूछा कि और क्या कर सकते हैं हम। तो हमने कहा कि उनसे आप केवल एक सवाल पूछिए कि आप इतने कम आमदनी में अपना घर कैसे चलाती है, हमें सीखना है। इस पर वो एकदम बिखर गई, क्योंकि उनके जैसा गांव की महिलाओं जैसा उनको बनना ही नहीं है, उनसे कोई उनका तालमेल ही नहीं है। वो समझ रही है कि गांव की महिलाओं को हमें सिखाने जाना है, तो ये संबंध बनता है। कला में ऐसा नहीं है, इसीलिए कला को हमको अधिक गहराई से सोचना है। तो इसमें हमने जब काम शुरू किए, कई तरह के, जैसे इंदौर में इन्होंने किए, कई लोगों के काम देखे, और कुल मिलाकर कला में कार्यक्रमों में हम गए तो दो तीन बातें बहुत साफ दिखाई देती है। एक तो ये है कि कला कर्म करने की कोई शर्त नहीं होती है कि वो प्रशिक्षित हो, बहुत इसी तरह से प्रशिक्षित हो, इसी तरह के माध्यम से काम करें, ऐसी कोई शर्त नहीं है। कोई भी महिला बढ़िया चित्र बना सकती है, कोई भी महिला गाना गा सकती है। हो सकता है उसे पता ना हो कि ये राग कौन सा है, ये चित्रकला की प्रथा कौन सी, उस चौखट में वो बनती नहीं है, लेकिन कलाकार है, तो इसकी कोई शर्त नहीं होती।
ये शर्त नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य जीवन, बहुजन समाज का जो जीवन है वो कला का क्रीड़ा स्थल है, कला के निर्माण का स्थल है। और कला और जीवन इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि जीवन के मूल्य और कला का दर्शन एक हो जाता है, उसको अलग करना मुश्किल है। जैसा इन्होंने बताया कि जो कविता पढ़ी आपने, बहुत सुंदर कविता थी वो पंक्ति बहुत सुंदर थी। तो हमारा ये कहना है कि बहुजन समाज, और राम जी ने जैसे उल्लेख किया कि लोग से कला की दूरी हो रही है आज के समय, वो इसीलिए हो रही है कि कला में जो मूल्य हैं, जो सत्य है, जो सुंदरता का पैमाना है, जो नैतिकता का पैमाना है, वो आज के जीवन में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। और हमको सिखा दिया है कि अगर कलाकार को कुछ करना है तो समाज के दुख को प्रदर्शित करे, चाहे नाटक हो, चाहे संगीत हो, रोए, उसका रोना बहुत जरूरी है। महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो उनके कष्टों के बारे में रोएंगे, गरीब की बात करेंगे तो उनके कष्टों के बारे में रोएंगे। अरे भाई, महिलाओं में जो ताकत है, जिसके बल पर वो इतनी गरीबी में भी अपने बच्चों को का लालन पालन कर रही हैं, तरह तरह के उत्पादन में जुटी हुई है, देश की संपत्ति में समृद्धि ला रही है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। या हम कलाकार को पहचान ही नहीं रहे हैं कि कहाँ कला है, समाज में कहाँ कला है, कहाँ नैतिकता है, कहाँ सौंदर्य है, इसको हम देख ही नहीं पा रहे। हम रो रहे हैं, और ये रोने देना आज की सत्ता के लिए बहुत बढ़िया है। आज की राजसत्ता और आज की राजनीति और आज की ज्ञान का प्रकाश विश्वविद्यालय ये चाहते हैं कि आप रोते रहें, हमारी तनख्वाह बनी रहे, हम विकास के काम करते रहें। तो इस षड्यंत्र को तोड़ने में कला का बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं बहुत लंबी बात न करके थोड़े से इस पर 3-4 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कला की खासियत यह है कि वो सामाजिक होती है, समाज में जिंदा रहती है। और सब कोई कलाकार नहीं भी है तभी भी उस कला के मूल्य उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि सुनील जी कहते हैं कि हम, सुनील जी ही नहीं, अक्सर हमने लोक विद्या समूह में, जो कि ज़्यादातर साइंस में पढ़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि कला से हमारा रिश्ता नहीं है, हमने कभी कला का ये नहीं किया है। ऐसा नहीं होता है। कला अगर समाज में जिंदा है तो आपको छुएगी जरूर, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में। हो सकता है कि आप अपने आसपास के जो पारिवारिक संबंध है उसमें ही कला के मतलब वो भावुक क्षण बना लें जिससे आपको उसका स्पर्श हो जाए। तो ये पूरा समाज सिंचित होता है उस कला के मूल्यों से, आदर्शों से, और उसमें से जिसको जो चाहिए वो लेता रहता है। ये खासियत है। तो बहुजन समाज इस कला के बल पर जिंदा है, जिसकी कोशिश आप कर रहे हैं राम जी, जो कि वापस लोग उससे अपनी ताकत को एकत्र करें। बहुजन समाज का जो नया नैरेटिव हम लोग बनाना चाहते हैं उसमें इनकी ये भूमिका हो सकती है। तो एक तो ये है कि ये सामाजिक है। दूसरा, इसकी जो खासियत हमारे भारत के संदर्भ में बताई, जैसे हम तो बनारस की भूमि पर बैठे हुए हैं और बनारस में एक परंपरा रही कि यहाँ कुछ मतलब जो कहानियाँ हम लोग पढ़ते लिखते हैं पौराणिक, और ख़ास तौर से बनारस के बारे में जो पढ़ी हैं, उसमें यह है कि यहाँ के राजा क्षत्रिय कहलाते थे, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो दार्शनिक जरूर होते थे। दार्शनिक राजा यहाँ की राज परंपरा का आदर्श है। उसको तलवार भांजना बहुत आदर्श नहीं है, उसको पड़ोसी से युद्ध में जीतना ये उसका आदर्श नहीं है। दार्शनिक होना, राजा जनक भी मिथिला के भी दार्शनिक राजा थे, अजात शत्रु दार्शनिक राजा थे। यहाँ की कहानी ये है कि दिवोदास का बेटा प्रतर्दन ये दार्शनिक था। दिवोदास स्वयं भी दार्शनिक थे, लेकिन प्रतर्दन भी दार्शनिक था, और उसकी दी हुई कला दर्शन में एक बहुत बड़ा योगदान है एक अवधारणा का।
वो ये कहता है, जिसको बाद में कला के क्षेत्र में भारत में सब जगह माना गया, मतलब इन्हीं का योगदान, ऐसा नहीं, ऐसा कई लोगों ने कहा है। हम चूंकि बनारस में बैठे हैं इसलिए हम प्रताप का नाम ले रहे हैं, ऐसा कई लोगों ने कहा होगा। उनका कहना था कि कला के क्षेत्र में विषय और विषयी, आप जिसको विषय बना रहे हैं, जिसके ऊपर लिख रहे हैं, जिसकी कहानी बना रहे हैं, जिसका अभिनय कर रहे हैं, वो विषय और बनाने वाले में भेद जितना कम होगा उतनी ही कला आपकी उच्च श्रेणी की बनेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये कोई कला का ही आदर्श है ऐसा नहीं है, जीवन का आदर्श है। ये जीवन का आदर्श राजसत्ता के आदर्शों की बुनियाद भी बन सकती है, जो थी एक समय, जो मानी गई है, जो गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया है और ये कहा है कि स्वराज वही है जिसमें बाहरी शासन कम से कम हो, वो शून्य तक हो, तो वो तो आदर्श है। तो राजा और प्रजा में कोई भेद ही नहीं है, आप प्रजा हो राजा हो ये नहीं, आपका विषय और विषय एक हो, जीवन आपका भी है हमारा भी है, एक जैसा, हम भाईचारे से। तो ये कला का आदर्श क्यों नहीं हम आज अपना सकते? हमें ऐसी राज सत्ता का निर्माण करना है, स्वराज ऐसा बनाना है जिसमें हमारे क्षेत्र पर राज हमारा होगा, यहाँ के लोगों की राय मानी जाएगी, या जो भी हो प्रकार हो, कई लोगों की कई तरह की बातें होंगी, पर कुल मिलाकर ये होगा कि मोदी जी यहाँ गुजरात के दीपक तो नहीं ला पाएंगे। और भी कई बातें, ये तो छोटी सी बात है। तो एक तो बात ये है, और ये आपको पिछले, मतलब मैं नहीं जानती, लेकिन हिंदी साहित्य कविता में ये जरूर मूल्य दिखाई देगा जगह जगह कि इस तरह की अवधारणा रही है। दूसरी बात एक ये है कि कला, आप तभी कला कर्म कर सकते हैं जब आप दूसरे की संवेदनाओं को, खुद की, दूसरों की पीड़ाओं को खुद समझे कि मुझे पीड़ा हो रही है। उसके बिना कलाकार नहीं बन सकते। आप कला तभी बढ़िया कलाकार कहलाएंगे जब जिस विषय को आप बना रहे हैं उसे खुद महसूस करें। ये एक मूल्य है इसका। दूसरी बात है कि जो दूसरे ढंग से सोचता है, जो सामने का व्यक्ति सोच रहा है, वैसा आप सोचना शुरू कर दें। ये संवेद और संवेद्य होने की कहा जाता है इसको। संवेद होना मतलब आप उसकी पीड़ा में को महसूस करना खुद। संवेद्य होना मतलब उसके ज्ञान के साथ आप उसके ज्ञान को समझना, उस ज्ञान में आप सोचने लगना, उसके जैसा सोचने लगना। तो लोक विद्याधर में हम यही कह रहे हैं, लोक विद्या जन आंदोलन में, कि लोक विद्याधर समाज एक ऐसा समाज था जो एक दूसरे के प्रति संवेद भी था और संवेद्य भी था, एक दूसरे के उत्पादन के इस्तेमाल को सम्मान भी देता था और उसकी पीड़ा को समझता भी था। वो बहुत अमीर गरीब नहीं था, लेकिन बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ सहजीवन की धारा को मजबूत करता था। ये कला की मूल्य है, और ये आज भी कोई भी कलाकार होगा तो वो इसको मानता है कि हाँ ऐसा तो होता है। आपने नाट्य में ही उस समय ये कहा कि आप भूमि कैरेक्टर चरित्र के अंदर जाते हैं, तो प्रसन्ना जी ने बाद में ये भी कहा कि आपको वापस भी आना है, वरना ये नाट्य नहीं कहलाएगा। खैर वो तो चर्चा का विषय हो सकता है। तीसरी बात जो हम बताना चाह रहे हैं कि कला में सहजीवन का एक बहुत मजबूत आधार होता है। कला कभी भी अकेले आदमी की नहीं होती है। शायद ये तो आधुनिक समाज में ये आया है कि एक ही कलाकार राग अलापता रहे या एक ही कलाकार वाद्य बजाता रहे। हमेशा समूह में होता है। वादक कई तरह के होते हैं और गायक भी कई तरह के होते हैं। ये सब मिलकर जब एक नई रचना में अपना अपना योगदान देते हैं तब उच्चतम कला का निर्माण होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, ऐसा नहीं होता है। हारमोनियम की भी आवाज उसमें सुनाई देगी, अलग से ढोलक की भी सुनाई देगी, वायलिन की भी सुनाई देगी, हर चीज की आवाज, स्वर भी सुनाई देंगे और अलग अलग लोगों के स्वर भी सुनाई देंगे।
लेकिन केवल आप वही नहीं ठहरेंगे, अरे ये वायलिन का आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। आप उस पूरी रचना का आनंद लेंगे और वो रचना बनेगी सुंदर। स्वराज ऐसे ही बनना है। विविध समाजों से उनके इसमें जो ताल और सुर उनके मिलेंगे, तब स्वराज का निर्माण होगा और एक खुशहाल समाज बना पाएंगे जो न्याय, त्याग और भाईचारे पर आधारित होगा। हमारा ये कहना है कि आज हम कला के ये जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, आदर्श, लक्ष्य, इनको अपनाएंगे नहीं तब तक स्वराज चेतना हम में आएगी नहीं। वास्तव में किस तरह का समाज बनना है ये दिखाई नहीं देगा और हम जो बहुत अभी जो चल रही है राजनीति और आर्थिक गतिविधियां, बस उन्हीं के खिलाफ लड़ते रहेंगे, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के हथियारों से, और मरते रहेंगे और रोते रहेंगे। तो हमारा ये कहना है कि कलाकार और कलाकर्म जितना सामने आ सकते हैं, आपस में जितना संवाद हो सकता है, समाज के सृजन में उनका योगदान बढ़ता चला जाए, यही स्वराज की जरूरत है, आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी। चित्रा जी ने जिस मूल्य व्यवस्था की बात की जो कला से शुरू होती है, उसके सैकड़ों उदाहरण हैं कहानियों में, नाटकों में, अभिनेताओं, गायकों, सब में। मुझे दो चीजें याद आ रही हैं जिनका मैं उल्लेख करना इसलिए चाहूंगा कि मूल्य व्यवस्था और कला का कितना गहरा अंतर संबंध है। राजस्थान के कुछ बहुरूपीय समुदाय के लोग, जो बहुरूपिया का काम करने वाले लोग जब हमको कुशीनगर में मिले तो हमने उनसे उनके जीवन की घटनाएं सुनी। उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक बार इनकम टैक्स के अफसर बनकर एक सेठ के यहां गए और उन्होंने कहा कि तुमने पता नहीं कितने टैक्स की चोरी की है और अब तुम जेल जाओगे। तो सेठ ने तुरंत सरेंडर कर दिया क्योंकि वो टैक्स की चोरी किया था उसने, और बाद में उसने बहुत सारा पैसा देने का प्रयास किया, पेशकश की कि लो 50,000, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जो भी राशि रही हो उस समय। तो लेकिन ये वो समझ नहीं पाए कि ये बहुरूपिया हैं। बाद में उन्होंने देखा कि मामला गंभीर होता जा रहा, वो गिड़गिड़ा रहा है, तब उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हूं, मैं एक बहुरूपिया हूं, तुम मेरे इस काम का जो 100 रुपए बनता है वो दे दो, वही मेरी मजदूरी है। एक कलाकार ने कहा, वो चाहते तो आराम से पैसा लेते और चले जाते, लेकिन मर्यादा उनकी कला की ये नहीं थी। उन्होंने 100 रुपए मांगे, सेठ ने हिकारत से 50 रुपए उनके तरफ फेंके और कहा तुरंत यहां से दफा हो जाओ। एक बहुत महान कहानीकार राजस्थानी के हैं, राजस्थान के थे, विजयदान देथा, जिनको हम लोग बिज्जी के नाम से जानते हैं। बिज्जी ने कम से कम 150 कहानियां ऐसी लिखी हैं जो लोक कलाकारों और दूसरे ऐसे पेशे के लोगों की हैं जिनकी मर्यादाएं होती थी। उन्होंने एक फितरती चोर नाम की कहानी लिखी, जिस पर चरणदास चोर नाम का एक नाटक बनाया। हबीब तनवीर जैसे महान नाटककार ने, निर्देशक ने, और पूरी दुनिया में उसको ले गए। वो सत्य बोलने की जो उसकी बात है। एक दूसरी कहानी उन्होंने लिखी, रिजक की मर्यादा, जिसको कई लोगों ने उस पर एकल प्ले किया। मैंने जेएनयू में अजय कुमार के द्वारा अभिनीत वो नाटक देखा, बड़ा भाण तो बड़ा भाण, और उसमें यह है कि एक बहुरूपिया जो अपनी कला के माध्यम से राजा का विश्वास पात्र हो जाता है और तमाम सारी ऐसी चीजों के बारे में वह बताता है कि कहां कहां आपके राज्य में गड़बड़ियां हो रही हैं
और राजा भी उसके ऊपर सूचनात्मक रूप से निर्भर करता है, उसकी बातों पर भरोसा करता है। और बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि इसको रानियों ने सोचा कि हमारे भेद खुले इससे पहले इसको कला के माध्यम से ही मार डालो। उन्होंने उसको एक स्वांग करने का, देवी का स्वांग करने के लिए कहा, और उस स्वांग की पराकाष्ठा थी कि स्वांग करते करते यह अपनी गर्दन, या आग में नहाने की बात थी, कूदने की बात थी, वो कूदेगा और मर जाएगा। वो जानता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके काम की मर्यादा थी, पेशे की मर्यादा थी, एक कलाकार की मर्यादा थी, उसने वो किया और मर गया। जब हम पूरी दुनिया के इतिहास को देखते हैं जिसमें सत्य को लेकर दार्शनिकों ने, कलाकारों ने और दूसरे तमाम सारे लोगों ने संघर्ष किया, जब हम सुकरात को देखते हैं, सुकरात ने कहा सत्य के लिए अगर मैं जो कह रहा हूं सत्य है तो मुझे जहर का कटोरा से डर नहीं लगता, और पी गया। कला और जीवन के अंतर संघर्ष की पराकाष्ठा थी। जब हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देखते हैं कि फांसी पर वो चढ़ गए और इनकलाब जिंदाबाद ही करते रहे अंततः, तो ये कला और जीवन की पराकाष्ठा थी। कला यही सिखाती है। कला हमारे भीतर एक नैतिक बोध और बल पैदा करती है जो पूंजी कभी नहीं पैदा करती। आप किसी पूंजीपति को किसी मूल्य व्यवस्था के लिए समझौता करते हुए तो देखते होंगे या सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, मुनाफा ही उसका मूल्य है, और उस मुनाफे के लिए वो हजार तरह के समझौते और भ्रष्टाचार करता है, पाप करता है। कला बहुजन समाज की सबसे बड़ी थाती है, जिसके लिए बहुजन समाज अपनी जान देता है। बहुजन समाज एक नया समाज बनाने के लिए चलता है। मैं समझता हूं कि बहुजन स्वराज पंचायत का यह सत्र जो कला मार्ग से कैसे बहुजन समाज अपनी लड़ाई आगे ले जाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, जिसमें संजीव जी को हमने सुना, चित्रा जी को सुना, अपर्णा जी को सुना, अंशिका को सुना, और भी लोग रहते तो बहुत अच्छा होता, कविताएं भी होती, हालांकि अपर्णा जी ने कहानी पढ़ी थी। यह सत्र और इसके पहले के दोनों सत्र एक बहुत गर्मजोशी के साथ हुए। आज का पूरा दिन पानी बरसने और सामने कीचड़ होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी ऐसी प्राकृतिक दिक्कत का सामना किए हैं, हम सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन एक अंतिम बात यह है कि कुछ युवा साथियों ने एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है, उन्होंने चित्र बनाए हैं और उस कमरे में प्रदर्शित किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग जाने से पहले, खाने से पहले उसको देखें और उनको प्रोत्साहित करें। मैं इस सत्र के लिए और आज के पूरे दिन के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।